नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच मोहम्मद सिराज साहिल जी हैं, लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज कुछ गहन विषयों पे चर्चा होगी। तो सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। नमस्कार। नमस्कार। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे सनातनी बागेश्वर जो बाबा हैं, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, बहुत चर्चाएं हो गई हैं, डिबेट हो गया है सभी चैनलों में, और धर्मगुरु जितने हैं वो भी उनको कुछ आगे बचाने आ रहे हैं मेरे हिसाब से, और उनके परिवार के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में वो बता देते हैं। अच्छा, तो क्या ये सत्य क्या है इसमें कि जबकि वो सनातन को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए आगे अग्रसर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है? देखिए, हिंदुस्तान में एक ऐसी परंपरा रही है, ये देश ऐसा है, सूफियों का, ऋषियों का, साधु संतों का, महामंडलेश्वरों का और सनातन धर्म के मानने वाले अगर आस्था रखते हैं किसी चीज में, और लाखों लोग जाते हैं और उनको सुनते हैं और उनसे अपनी समस्या का निराकरण जानना चाहते हैं, तो उसको लेकर उनको घेरना मीडिया का तो एक काम है कि किसी को बहुत ज्यादा रातों रात स्टार बना देना, और जब वो स्टार बन के ख्याति प्राप्त कर लेता है तो एन केन प्रकरण उसके कपड़े उतारना, उसको उसी समाज के सामने बेनकाब करना। तो मीडिया को अपनी जो कार्यशैली है उसको बदलना चाहिए। राम रहीम, बापू आसाराम, संत रामपाल और दाती महाराज और गृह राज्य मंत्री रहे हुए स्वामी नित्यानंद, इन लोगों का, और साउथ के कई साधु हैं, बड़ा महिमा मंडन मीडिया के चमचे चाटुकार पत्रकार करते रहे हैं और उनसे पारितोषिक लेते रहे हैं, और फिर उनसे जब वो सुविधाएं मिलना बंद हो जाती हैं या अन्यथा कहीं से विपक्ष से लाभ मिलता है तो उनके कपड़े उतारने लगते हैं। हमारा सवाल मीडिया के लोगों से भी है और सनातन धर्म का विरोध करने वालों से भी है कि तुच्छ मानसिकता का परिचय देते हुए इस तरह की चीजें ना करें। और रही बात, अगर धीरेन्द्र जो हैं शास्त्री जी, जो बागेश्वर धाम के सरकार कहलाते हैं, अगर वो कोई बातों का जवाब देते हैं और सनातन धर्म को लेकर वो ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो इसमें बुराई क्या है? भारत तो घोषित नहीं हुआ है, वैसे तो हिंदू राष्ट्र ही है। जिस देश की 80% जनसंख्या हिंदुओं की हो तो वो हिंदू राष्ट्र है, बस घोषणा होना बाकी है। वो कभी भी जो है हिंदू राष्ट्र बन सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारा देश जो है हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन हिंदू राष्ट्र उस परिकल्पना पे बने जिस परिकल्पना का प्रतिपात या सूत्रपात हमारे पूर्वज कहे जाने वाले भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने जो है रास्ता दिखाया है। हमें छदम हिंदुत्व और छदम हिंदू राष्ट्र की स्थापना और परिकल्पना से बचना चाहिए। वैसे तो आप मुस्लिम हैं, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में बहुत अत्यधिक जानकारी आपके पास। नहीं, मैं मुस्लिम हूँ, लोग सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, दलित भी हैं, उच्च जाति के हैं, नीच जाति के हैं। ये सब चीजों से पहले मैं भारतीय हूँ, और भारतीय होने के नाते मेरा परम कर्तव्य है कि हम सभी धर्मों, जातियों और व्यवस्था के बारे में जानें और समाज को जागरूक करें कि क्या सही है और क्या गलत है। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप सीधे सीधे बागेश्वर सरकार का पक्ष रख रहे हैं। आप बागेश्वर सरकार जो है उनका पक्ष मैं पॉजिटिव सेंस में रख रहा हूँ, निगेटिव सेंस में नहीं रख रहा हूँ। अब मुसलमानों के बहुत से ऐसे साधु संत, पीर फकीर हैं जो गंडे बांटते हैं, तावीज बांटते हैं। बेहड़ी के बाबा के यहाँ पूरी फिल्मी दुनिया आती थी। लखनऊ में जो है नदवा शरीफ में जो है अली मियाँ से बड़े बड़े नेता, मुलायम सिंह से लेके कल्याण सिंह तक, सब अटल बिहारी वाजपेयी उनके चरणों में जाते थे। बापू आसाराम के पास अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके भैरव सिंह शेखावत से लेके सारी कैबिनेट चरण वंदना करती थी। तो कौन आदमी क्या कब हो रहा है, ये ट्रायल करना मीडिया का काम नहीं है। बागेश्वर सरकार अगर कोई गलत काम करेंगे, काला जादू करेंगे कि पीला जादू करेंगे, हम तो सबसे बड़ा जादूगर मीडिया को मानते हैं। क्योंकि मीडिया रातों रात, अब आजकल मीडिया एक चीज चलाता है कि जेल गया हुआ पत्रकार है सुधीर चौधरी। अरे जेल तो बहुत लोग गए हैं पत्रकारिता करते हुए। अगर वो जेल गया तो क्या साबित हो गया कि वो अपराधी था?
उसको सजा हो गई, जेल तो हम भी गए हैं, जेल तो कोई आदमी सड़क पे लड़ाई लड़ेगा वो चला जाएगा। अपराधी वो व्यक्ति संविधान के हिसाब से, विधि के हिसाब से तब होता है जब उसको साबित हो जाता है। अब ये जो मोदी विरोधी पत्रकार हैं वो ये कहते हैं कि वो 125 करोड़ रुपए नवीन जिंदल से ले रहा था, ये चीज प्रूफ हो गई। अगर प्रूफ हो गई तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को सुधीर को बाहर छोड़ने का क्या औचित्य है? इसका मतलब सुधीर निर्दोष था, हमारे सुधीर निर्दोष है या हमारे जज लोग भ्रष्ट हैं कि एक दोषी व्यक्ति को छोड़ देते हैं और वो टाई लगा के फिर एंकरिंग करने लगता है। तो इस चीज को जो लोग सुधीर के ऊपर या इस तरह के पत्रकारों पे आरोप लगाते हैं उनको इस चीज का चिंतन मनन करना चाहिए। यहाँ पे एक उदाहरण और दूंगा, जिस तरह से एनडीटीवी के पूर्व संपादक और मालिक प्रणव राय के यहाँ ईडी और सीबीआई और क्या क्या छापे पड़े, तो क्या उन लोग ये चीज स्वीकार करते हैं कि प्रणव राय भी भ्रष्ट और बेईमान और नकारा थे? क्योंकि आरोप तो उन पे भी लगे। सिर्फ आरोप लग जाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता, ये मीडिया के लोगों को भी समझना चाहिए। अभी जंतर मंतर पे जो रेसलर है हमारे पहलवान जो हैं, उन्होंने बबीता फोगाट ने धरना दिया था वहां पर। विश्व कुश्ती फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर सीधा सीधा इल्जाम लगाया था, लेकिन वो धरना जो है उन्होंने खत्म कर दिया। आखिर उनकी नहीं सुनी गई। क्या वजह है कि इस तरह से जो खिलाड़ियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, इल्जाम इतना भयंकर लगाया उन्होंने, कहीं ना कहीं सच्चाई है? क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? हम इस मामले के साथ साथ सभी इस तरह के देश में घटित हो रहे मामलों पे ये कहना चाहेंगे कि संविधान के हिसाब से यदि कोई व्यक्ति, वो चाहे महिला हो और चाहे पुरुष हो, उसके विरुद्ध किसी तरह का अपराध हुआ है तो प्राथमिकी दर्ज कराना चाहिए। अब चाहे बृजभूषण शरण सिंह जो हैं, जो सांसद भी हैं और विश्व कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर सीधे तौर पर आरोप लगे हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि उसमें एफआईआर दर्ज होना चाहिए और उसकी जांच होना चाहिए। अगर जांच में ये पता चलता है कि एफआईआर करने के बाद जो जांच की गई उसमें ये पता चलता है कि मनगढ़ंत तरीके से जो है शारीरिक शोषण के जो है आरोप लगाए गए हैं, तो आरोप लगाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। और अगर आरोप सही साबित होते हैं जांच में तो बृजभूषण शरण सिंह को सलाखों के पीछे जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ बबीता फोगाट या किसी महिला या लड़की की आरोप लगा देने से, एफआईआर करके किसी भी व्यक्ति को, वो चाहे सांसद हो और चाहे आम नागरिक हो, उसके ऊपर कार्रवाई करना न्यायोचित नहीं होगा। उसी तरीके से जिस तरीके से बापू आसाराम के ऊपर, जिनके करोड़ों भक्त जो है पूरे हिंदुस्तान में और विश्व में थे, इस उम्र के पड़ाव पर आसाराम के ऊपर एक लड़की ने आरोप लगाया कि इन्होंने हमारे साथ शारीरिक संबंध जो है बनाया, उसको इतना ज्यादा मीडिया ट्रायल किया गया कि वो बुजुर्ग व्यक्ति आज भी जेल में है। और जिस तरह की खबर है और जिस तरह की उनके ऊपर जो है आरोप लगा के सजा दी गई है, उसका मतलब ये है कि अंतिम सांस तक वो जेल में रहेंगे। उसी तरह के आरोप दाती महाराज पे और संत रामपाल पे और राम रहीम पे भी लगे, और राम रहीम जैसे लोग जो है अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके पैरोल पे आके मौज मस्ती भी करते हैं और अपने काम करते हैं। तो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेस और कानून मंत्री और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जिम्मेदार लोगों को ये समझना चाहिए ये कानून की तरह से अपना काम करे। ये नहीं कि मीडिया में अगर किसी विशेष व्यक्ति या आम व्यक्ति के खिलाफ अगर ज्यादा खबरें प्रचारित और प्रसारित की जा रही हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए। मैं बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन करने के लिए ये वक्तव्य नहीं दे रहा हूं, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जिसके खिलाफ अन्यथा लाभ के लिए कोई आरोप लगाए गए हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि प्रथम दृष्टया अगर ये बात होती है कि कोई पीड़ित पक्ष जाता है थाने में रिपोर्ट लिखवाने, तो थाने अध्यक्ष का ये परम कर्तव्य होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि उसकी प्राथमिकी दर्ज करे, और प्राथमिकी दर्ज करने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी करे। लेकिन अक्सर होता यह है कि जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ कोई छोटा व्यक्ति जो है प्राथमिकी दर्ज कराने जाता है तो उसको थाने में इग्नोर कर दिया जाता है, और कोई प्रभावशाली व्यक्ति जो है अपने प्रभाव का जो है दुरुपयोग करता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि
प्राथमिकी दर्ज करना थाना अध्यक्ष का परम कर्तव्य है। उस कर्तव्य को उसको निभाना चाहिए और हर नागरिक को ये अधिकार पुख्ता तरीके से दिए जाना चाहिए कि वो अपनी शिकायत दर्ज कराए। और साथ में ये भी नियम होना चाहिए कि यदि किसी ने अन्यथा लाभ लेने के लिए या किसी की मानहानि करने के लिए झूठा आरोप लगाया या झूठी रिपोर्ट लिखाई तो उस व्यक्ति के खिलाफ उसी तरह के दंडात्मक प्रावधान किए जाएं और वो भी त्वरित गति से, ताकि भविष्य में कोई आदमी जो है कानून का दुरुपयोग करके किसी सज्जन पुरुष के खिलाफ बलात्कार या चोरी डकैती जैसे संगीन अपराधों की झूठी रिपोर्ट नहीं लिखा सकती। इसी से संबंधित पीछे एक मामला आया था जिसमें एक बच्ची जो स्कूटी चला रही थी उसको कई किलोमीटर तक घसीटा और वो मर गई। और अचानक जो है 2 दिन बाद एक लड़की आती है, उससे वो बयान देती है कि वो ऐसी ही थी, तो उसका भी कोई फैसला नहीं हुआ है। उस मैटर पे आप क्या कहना चाहते हैं? कंजेवाला में जो हुआ था उसमें जो है इस तरह की जो है बातें आई कि जो है वो लड़की ने भी जो है ड्रिंक किया था और वो जो है उनके गाड़ी के पैनल में जो फंस गई थी। लड़के शराब पिए हुए थे, उनको ये एहसास नहीं हुआ। अब तरह तरह की, मैं तो सीधे ये मीडिया में रिपोर्ट आती है, मैं तो ये कहूंगा न्यायालय को सख्त हिदायत देना चाहिए कि जब तक के पुख्ता जांच ना हो जाए कोई भी पेपर, मैगजीन या चैनल या यूट्यूब चैनल किसी भी मुद्दे पे रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। एक तरफा रिपोर्टिंग करके अपने अपने आइडिया पत्रकार देते रहते हैं कि लड़की के साथ रेप हुआ, लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी, लड़की ने ड्रिंक किया था, उसके शरीर पे कपड़े नहीं थे। अब 4 तरह की चीजें 4 चैनल अलग अलग कह रहे हैं, कोई एक ही बात तो सही होगी, 3 गलत होंगी। 3 गलत बातों का असर उस केस पे पड़ता है, इसलिए अपराधी भी कई बार छूट जाते हैं और कई बार निर्दोष व्यक्ति मीडिया की गलत रिपोर्टिंग की वजह से फंस भी जाता है। आप बार बार एक ही बात पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया गलत है, पत्रकार गलत हैं, कुछ सही तरीके से पत्रकारिता नहीं हो रही है, मैगजीनों न्यूज़पेपरों में भी कभी गलत छप जाता है। तो कहाँ तक ये सत्य है कि जो पत्रकारों के आप बारे में ऐसा बोल रहे हैं? मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठा हुआ हूँ, मैं खुद भारत सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ, मैं खुद न्यूज़पेपर का एडिटर हूँ, मैंने भी जमीन पे जो पत्रकारिता की है। लेकिन मैंने ये देखा कि जिनको जर्नलिज्म का जे नहीं पता है, पत्रकारिता ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, वो अपने तुच्छ लाभ की खातिर किसी व्यक्ति विशेष की चाटुकारिता, चमचागिरी, किसी विशेष पार्टी के भक्त बनकर, किसी विशेष पार्टी के साथ रह के सत्ताधारी पार्टियों का विरोध कर पैसा, मान सम्मान इकट्ठा करते हैं। इसलिए मैं आरोप लगा रहा हूं। मैं ये भी कहूंगा कि पत्रकारों को जो अवार्ड और सम्मान दिए जाते हैं उनके तरीकों को बदलना चाहिए। हम रवीश कुमार को मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, मैं उसके लिए उनको साधुवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे सुधीर चौधरी को भी जो है गोयनका अवार्ड मिला, अंजना ओम कश्यप को, सभी को मिले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पत्रकारिता नहीं कर रहे, लेकिन क्या किसी पत्रकार को अवार्ड लेने के लिए आवेदन करने की जरूरत होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैग्सेसे अवार्ड लेने के लिए आप आवेदन वो लोग मांगते हैं, हम तो कहते हैं मैग्सेसे अवार्ड देने के लिए जर्नलिज्म की नहीं में गलत है। उनको खुद रिसर्च करना चाहिए कि धरातल पे, जमीन पे ईमानदारी, जनहित की पत्रकारिता, ईमानदार पत्रकारिता कौन व्यक्ति कर रहा है, ना कि कौन किस चैनल का है। इस तरह से तो चैनल वाले पैरवी करके छदम तरीके से अपने लोगों को पुरस्कार दिलाएंगे। और यही पुरस्कार की व्यवस्था जो है हमारे देश में जो है पद्म श्री, पद्म विभूषण जितने भी है वो भी है, उस परंपरा को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति महोदया को बदलना चाहिए। आवेदन का क्या मतलब है? बदला है। इस बार जो पद्म श्री मिले हैं, पद्म विभूषण मिले हैं, वो उनके अच्छे कार्यों के लिए मिले हैं जिन्होंने कुछ देश के लिए किया है। अब वो प्रोसेस पहले वाला नहीं रहा। अच्छी बात है, ये मोदी जी ने करके दिखाया। ये बढ़िया बात। राहुल जी जो है वो पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। अभी इसी महीने जो है यात्रा एंड की तरफ है और अभी वो JNK में है। तो सर जी क्या लगता है आपको कि इससे जो है कांग्रेस क्या जहां अभी चुनाव होंगे वहां आ जाएगी, या कांग्रेस जो है मजबूत हो जाएगी, या विपक्ष में एक सॉलिड इनके बंदे बैठ जाएंगे या वहां पहुंच पाएंगे? क्या मेन उद्देश्य है राहुल जी का? अभी गैर बार से हट के इन्होंने अपना अध्यक्ष बनाया है खड़गे जी को, तो खड़गे जी के नेतृत्व में क्या कांग्रेस का पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण हो जाएगा? कांग्रेस की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये
मेरे हिसाब से जो है लोगों में जो है कांग्रेस के प्रति जो छवि कांग्रेस की खराब हो गई है, मरणासन अवस्था में कांग्रेस पहुंच रही थी, उसको संजीवनी देने के मकसद से राहुल गांधी ने ये काम किया है। और दूसरे जो कांग्रेस में परिवारवाद के समर्थक नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी की स्वीकार्यता पूरे देश में एक अच्छे नेता की हो, उसको प्रोजेक्ट करने के लिए भी भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल को आगे करके की गई है। लेकिन इसकी प्लानिंग जो है गड़बड़ तरीके से की इन लोगों ने। होना तो ये चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा अगर राहुल गांधी कांग्रेस के नेतृत्व में ही हो रही थी तो राहुल को बीच में जो है किसी राजनीतिक दल को मुंह नहीं लगाना चाहिए, ना सपोर्ट मांगना चाहिए कि आप मेरी यात्रा में आओ। तुम्हारे प्रोग्राम में तुम्हारे द्वारा नेतृत्व किए गए किसी अभियान में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी या राजभर की पार्टी या दूसरी विपक्षी पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काम करती हैं, वो तुम्हारे साथ क्यों आ जाएंगी? ये सोच ही मूर्खतापूर्ण है। आपको पहले लोगों को बुला के विश्वास में लेना चाहिए कि मैं भारत जोड़ो यात्रा निकालूंगा, उसमें देश के मेन मुद्दों को उठाऊंगा। बेरोजगारी है, महंगाई है और महिलाओं के प्रति अत्याचार जो हो रहे हैं, उनपे हम एक जन समर्थन लेने के लिए आ रहे हैं। आप लोग क्षेत्रीय छत्रप जो हैं, वो चाहे स्टालिन हो, चाहे तेजस्वी हो, और चाहे ममता हो, और चाहे केजरीवाल हो, और चाहे अखिलेश हो, जितने विपक्षी लोग हैं वो लोग हमें सपोर्ट करें। मजा तो तब आता कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन जिस जिस स्टेट में यात्रा जाती, उस स्टेट के जो बड़े नेता हैं वो इनका स्वागत करते। तब सही माने में राहुल गांधी का व्यक्तित्व निखर के आता और ये महसूस होता जनता को भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर कोई राष्ट्रीय स्तर पर टक्कर दे सकता है तो वो राहुल गांधी है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये तरीका जो है कांग्रेस का गलत है। इससे थोड़ा बहुत सुगबुगाहट जरूर हो गई, लेकिन कांग्रेस इससे मजबूत हो जाएगी और बीजेपी को शिकस्त दे देगी। मैं कांग्रेसियों के बारे में तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया परिवार वालों को आगे कर पिछलग्गू बनकर कांग्रेस राजनीति करना छोड़े। हर राज्य में कांग्रेस के जो नेतृत्व करता है वो जमीन पे उतरे और अपने अपने राज्यों में कमांड संभाल के जो सत्ताधारी दल हैं या जो दूसरे और राजनीतिक दल हैं उससे आगे निकलने के लिए कार्य योजना बनाए और जनता का दिल और समर्थन जीते, तभी कांग्रेस का कुछ भला हो सकता है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन जब राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में थे, उसी बीच में चुनाव हुए, हिमाचल में जो है पूर्ण बहुमत के साथ जो है कांग्रेस आई, तो क्या ये उसका असर था या वहां पर? आपका सवाल ही अप्रासंगिक है। अगर कांग्रेस की इनकी भारत जोड़ो यात्रा की वजह से हिमाचल में आ गए तो उसी यात्रा के दौरान नगर निगम में साफ हो गए और गुजरात में खत्म हो गए। तो इसका मतलब असर जो है निगेटिव ज्यादा पड़ा, पॉजिटिव कम। एक स्टेट जीते और 2 जगह बुरी तरह से हारे। तो इसका मतलब अगर आप यात्रा के परिप्रेक्ष्य में रिजल्ट देखेंगे तो इनकी यात्रा फ्लॉप। तो आपने अच्छी बात कही है कि इसका कोई इससे संबंध नहीं है, लेकिन अभी जो लोकसभा चुनाव होने हैं जिसमें अब मोदी जी की सरकार जो है वो अभी मौजूदा है, तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस जो है एक उभर के आएगी, विपक्ष में ही कम से कम मजबूत रहे, सत्ता में भी आ सकती है? क्या ऐसी संभावना है? जिस तरह की राजनीति हमारे देश में चल रही है, का मैकेनिज्म अमित शाह साहब और मोदी जी ने बनाया हुआ है, उसको देखते हुए दूर दूर तक नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का सत्ता पे जो है जो चलने का सिद्धांत है, जो तौर तरीके हैं, जो योजनाएं हैं, जो रणनीति है, उसको किसी तरह से कांग्रेस जो है ध्वस्त कर सके और सत्तासीन हो सके। पहली बात तो कांग्रेस को सबसे पहले ये साबित करना होगा कि क्षेत्रीय दलों के मुकाबले कांग्रेस ही जो है देश का नेतृत्व करने की स्थिति और मादा रखती है और उनको वो नेतृत्व स्वीकार हो, तभी जो है भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जा सकती है। अगर सब अपना अपना राग और अपनी अपनी डबली पे चलते रहे, वो चाहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर हो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, चाहे मायावती और अखिलेश हो, चाहे तमिलनाडु के स्टालिन हो, चाहे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के हो, चाहे ममता हो, ये लोग जो है अगर राहुल गांधी और या कांग्रेस को अपना नेतृत्व करता स्वीकार नहीं करते हैं तो खिचड़ी पहले ही पक जाएगी।
पहले ही ये गठबंधन जो एक्सपोज हो जाएगा। और एनडीए मजबूत है, मजबूत था और आने वाले टाइम में और मजबूत होगा। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना कांग्रेस की बूते की बात नहीं दिखाई देती। लेकिन फिर भी कहीं ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल की जो बढ़ती लोकप्रियता और उनके कार्य जो हैं वो आगे आ रहे हैं, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कहीं वो ही ना प्रधानमंत्री की। केजरीवाल के बारे में मैं एकदम खुले तौर पे कहता हूं कि केजरीवाल को किसी भी कीमत पर ये देश प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं करेगा। बिल्ली के भाग से छीका टूट गया, एक नहीं 3 बार टूट गया। इस व्यक्ति ने लोगों को गुमराह करके वोट हासिल किए हैं। सही माने में देखा जाए तो केजरीवाल को अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आशीर्वाद प्राप्त है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत साहब, बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे केजरीवाल को काबू किया जा सकता है और कैसे उसके कान पे थप्पड़ मार के बाहर बिठाया जा सकता है। ये गुजरात गए, गुजरात में इनका कुछ नहीं हुआ। पंजाब में जो है भारतीय जनता पार्टी का शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन टूट गया था, वो एक पक्का जो है इनका गठबंधन था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भीतरी तौर पर वहां केजरीवाल की मदद कर दी थी। पंजाब में जीत गया तो वो ये सोच रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। केजरीवाल जैसे व्यक्ति की नीतियां, रीतियां, तौर तरीके न दिल्ली के लिए सही हैं, न राष्ट्र के लिए सही हैं, ये मैं साबित कर सकता हूं। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, दिलीप पांडे हो, आतिशी हो, केजरीवाल हो, सुशील गुप्ता हो, एनडी गुप्ता हो, गोपाल राय हो, इतने नाम गिना दिए, सौरभ भारद्वाज हो, सोमनाथ भारती हो, राखी बिरला हो, कितने नाम गिना दिए, 70 विधायक गिना सकता। किसी की हैसियत औकात नहीं है कि सिराज साहिल के फोन पे भी आ जाए, क्योंकि मेरे पास वो मुद्दे वो सवाल हैं जो मुद्दे वो सवाल लेके केजरीवाल अपना महिमा मंडन करते हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली और डीटीसी। हाँ, ये नीतियां खराब है लेकिन वो आते नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि दिल्ली का मतदाता इन छोटी छोटी लालच में फंस के इसको जो है जिता देता है, तबकि और तरह की योजनाएं हैं जिससे दिल्ली वालों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। तो आप सिराज साहब, अभी हमें जो G20 की अध्यक्षता मिली है, बहुत बड़ी बात है। हमारा जो देश है अभी 75वीं वर्षगांठ मना के हटा है और साथ में जो है G20 की अध्यक्षता है। उसके बाद हम 100वां अमृत महोत्सव काल भी मनाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए? मोदी सरकार किस तरह से काम कर रही है कि हमारा नाम जो है विश्व पटल में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में सरकार ने बहुत से जो है दूरगामी परिणाम देने वाले निर्णय लिए हैं। ये बात और है कि 8 साल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली पे विपक्ष ने हमेशा तीखे वार किए हैं और उसकी खुलकर आलोचना की है। लेकिन अगर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका, जर्मनी, रूस और पड़ोसी देश चीन के साथ जो है संबंध बनाए हैं, या एक तरह से कहें कि एक प्रधानमंत्री की हैसियत से जो प्रभावशाली व्यक्तित्व और कर्तृत्व दिखाया है, उससे भारत की छवि जो है और ज्यादा मजबूती से विश्व पटल पर स्थापित हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि G20 की जो अध्यक्षता मिली है, उस अध्यक्षता का मान सम्मान रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ग्रुप के जो सदस्य देश हैं उनकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए भी उनको बेहतर नेतृत्व प्रदान करें और उनको हर संभव सहायता देने के लिए आश्वासन अध्यक्षीय भाषण में ही दे दें और उसका क्रियान्वयन भी करें। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो देश की छवि बहुत मजबूती से आगे बढ़ी है, लेकिन राष्ट्र स्तर पर आलोचनाओं ये बौछार जो है प्रधानमंत्री जी को झेलना पड़ रही है। तो मेरा इस मामले में प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह है कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए युवाओं, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं
इसके उत्थान के लिए जो उन्होंने प्लान बनाए हैं उनको त्वरित गति से जो है लागू करें, ताकि 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व अपने हाथों में ले सके। बहुत अच्छी बात है। वैसे तो मोदी जी बहुत कार्य कर रहे हैं, हर घर तिरंगा और डिजिटल इंडिया बनाने के लिए सोलर जो है वो भी हर घर में लगने का प्लान जो है तैयार है। इसी तरह से लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। अभी पीछे श्रद्धा के 32 टुकड़े कर दिए गए, इस तरह के रेप मर्डर, क्या इस पे भी अंकुश लगना चाहिए, जबकि केंद्र में एक मजबूत सरकार है। घटनाओं के घटने के पीछे जो है हमारा सामाजिक ताना बाना जो है जिम्मेदार है, क्योंकि पुलिस भी जो है एक एक व्यक्ति की जो है रक्षा करने के लिए डिप्यूट नहीं की जा सकती, लेकिन समाज में जो है हम लोगों को इस चीज का जो है निर्धारण करना पड़ेगा कि किसी भी तरह से हमारा जो इंटेलिजेंस है, विजिलेंस सिस्टम है, जो सतर्कता है, उसको दुरुस्त करना पड़े। उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति पाकिस्तानी है और ये यहाँ आके वीजा लेके आया और फिर यहीं रह जाता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए। कोई भारतीय है, मान लीजिए गोरखपुर से आया, वो जाके वहां जो है बेंगलोर में जो है कोई ऐसी हरकत कर रहा है, किसी महिला से मित्रता करके उससे शादी कर रहा है या लिविंग रिलेशन में रह रहा है और फिर उसके साथ इस तरह की जो है चीजें हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, शारीरिक मानसिक शोषण हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए एक ही जो है सिद्धांत है कि स्थानीय जो थाने हैं उनको चुस्त दुरुस्त करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए पारदर्शी, कि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाए तो उसकी मॉनिटरिंग हो, उसका आई कार्ड, उसका आधार, उसके माँ बाप का, उसका व्यवसाय की जांच हो। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कोरोना काल में मॉनिटरिंग करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोगों को भेजने का इंतजाम किया गया था, वो मैकेनिज्म हमारे यहाँ है, लेकिन उसको लागू करने की इच्छा शक्ति हो ईमानदारी से, तो इस तरह की हत्याओं और इस तरह की जघन्य अपराधों से समाज को मुक्ति दिलाने में सहायता मिल सकती है। बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं। मोदी सरकार किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से प्रशासन को काम करना चाहिए, पुलिस को काम करना चाहिए। तो आम जनता से हम अनुरोध करते हैं कि ग्रहण करें और उस पर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।